नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस नेविगेटर में। दोस्तों, इसके पहले यूपी दरोगा के लिए हम संविधान पढ़ाने के क्रम में इसके पहले मौलिक अधिकार की पहली क्लास ले चुके हैं, जिसमें मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ों को समझाया गया है, मूलभूत संकल्पनाओं को, सिद्धांतों को समझाया गया है, मौलिक अधिकार की प्रकृति के बारे में बताया गया है, मौलिक अधिकार के प्रकार के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। आज की क्लास में हम समझेंगे कि मौलिक अधिकार के जो 6 प्रकार हैं, उनमें से उन प्रकारों का जो है हम डिटेल अध्ययन करेंगे, अच्छे से उसको जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पिछली क्लास में हम बता चुके हैं कि मौलिक अधिकार के होते हैं 6 प्रकार। पहले होते थे 7 प्रकार। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों के होते थे 7 प्रकार, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाते हुए उसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो अब मौलिक अधिकार हमें 6 ही प्रकार के पढ़ने हैं। तो 6 प्रकारों में सबसे पहला प्रकार हमारा हो जाता है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार ये क्यों मिला हमें, अब बात को समझिएगा। प्राचीन काल में जाति को आधार बनाते हुए, शिक्षा को आधार बनाते हुए, धर्म को आधार बनाते हुए, धन को आधार, अर्थ को आधार बनाते हुए तमाम आधारों पर भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था। मतलब असमानता अपने चरम स्तर पर थी। समाज में एक तबका तब होता था जो कानून बनाता था, मतलब राजा, और एक तबका तब उस ज़माने में यह भी होता था कि उस कानून का जो है उस कानून द्वारा शोषित होता था। तो आप बात समझिए, इसी को बोलते हैं असमानता। अब असमानता चरम स्तर पर थी देश में। उन्हीं असमानताओं को खत्म करने के लिए हमारे देश के संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिसकी वजह से वर्तमान में असमानता कम हुई है और समानता लाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। हमारे देश में आर्थिक असमानता को खत्म नहीं किया जा सकता है, मतलब सभी लोग एक बराबर अमीर हों, ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत प्रयास भी छुपा हुआ है। कोई अगर ज़्यादा सफल है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसने सफलता के प्रयास ज़्यादा किए हुए हैं, उसने संघर्ष और मेहनत ज़्यादा की हुई है। ठीक है, ये भी उसकी बातें इसमें आधार बन सकती हैं। तो कभी भी आर्थिक रूप से देश में सभी लोग बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से इन आधारों पर तो बराबर हो ही सकते हैं, जिसके लिए प्रावधान किया गया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं चीज़ों को। ठीक है, हमारा जो आपका पहला अधिकार है मौलिक अधिकार में, वो हमारा है समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार के बारे में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक विवरण दिया गया है। अब एक एक करके सारे अनुच्छेद को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अनुच्छेद 14 है, वो इसको कहता है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता। समता का मतलब होता है इक्विटी। इक्विटी, विधि के समक्ष समता। थोड़ी बात समझिएगा। एक प्रोफेसर डाइसी महोदय हैं, उन्होंने विधि के शासन का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विधि का शासन होता है। जो प्रोफेसर डाइसी हैं, प्रोफेसर डाइसी पॉलिटिकल साइंस के ये जो है थिंकर हैं, तो डाइसी ने बताया कि लोकतंत्र जहाँ होता है, जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ विधि का शासन होता है, विधि का शासन होता है। इसके पहले की क्लासों में हम आपको बता चुके हैं विधि किसे कहते हैं। इसलिए हम कोई भी चीज़ इस तरीके से हम उसको जो है उसका स्ट्रक्चर रखते हैं कि अभी जैसे पिछली क्लास में अगर आपको विधि के बारे में नहीं बताया गया होता, तो जो मैं यहाँ विधि शब्द बोल रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती विधि किसे कहते हैं। तो प्रोफेसर डाइसी महोदय ने बताया कि लोकतंत्र में विधि का शासन होता है, लोगों का शासन नहीं होता है। अब भाई, विधि का शासन होगा, लोगों का शासन नहीं होगा, मतलब कानून का शासन होगा। लोग यहाँ शासन नहीं कर रहे हैं, यहाँ कानून शासन कर रहा है। लोग तो कठपुतली हैं कानून के, असल में कानून ही सब कुछ कर रही है। और ये जो पीएम, सीएम, डीएम, ये सब जो भी हैं, ये सब कौन है? ये सब कानून के इशारे पर चलने वाले लोग हैं। जो शासन करने का कानून है, जो नियम है, उसी के अनुसार काम करिए। इनका अपना थिंक कुछ नहीं हो सकता। विशेष रूप से शासन के अनुसार ही इनको चलना है। शासन के लीक से हट करके काम नहीं कर सकते देश में। शासन के अपना कोई विशेष तरीका शासन का नहीं अपना सकते हैं। जो संविधान में लिखा गया है, संविधान में लिखे गए तरीके के अनुसार ही शासन कर सकते हैं। ठीक है, तो विधि, अगर संविधान में लिखे गए तरीके से ही शासन कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि कुल मिला के विधि का ही शासन है, लोगों का शासन नहीं है। ठीक है, अगर खुद अपने मन से कुछ कर सकें स्वतंत्र रूप से, हालांकि कर सकते हैं बहुत सारे मामलों में, लेकिन एकदम लीक से हट करके अपना कुछ अलग नहीं कर सकते हैं। कि संविधान को भूल जाएं, संविधान क्या है उसको पढ़े ही ना, कभी कभी ध्यान ही न दें, जो मन कर रहा है कर रहे हैं, किसी देश के तानाशाह के जैसे। वहाँ वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से फिर किसका शासन हुआ? विधि का शासन हुआ। और जब देश में विधि का शासन है, तो विधि तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए ना, अभी तो समानता आएगी। ठीक है, तो क्योंकि विधि का शासन इंडिया में है, इसलिए विधि में समानता चाहिए। तो इसके भी 2 पार्ट हैं। एक है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। इसको 14 का पार्ट 1 मान सकते हो।
और एक दूसरा पार्ट इसका होता है 14 का पार्ट 2, इसे कह सकते हैं विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण, ये जो लिया गया है, ये वाला कॉन्सेप्ट लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है, ये वाला कॉन्सेप्ट लिया गया है अमेरिका से। अब दोनों चीजें अलग अलग हैं, बात समझिएगा थोड़ा सा। दोनों का उद्देश्य जो है, चाहे ये वाला पार्ट हो चाहे ये वाला पार्ट हो, दोनों का उद्देश्य क्या है? विधि के मामले में लोगों में समानता लाना, ठीक है, कि कानून अलग अलग नहीं होगा। कुल मिला के देश में समानता लाने का प्रयास ये दोनों पार्ट कर रहे हैं। इन दोनों का मोटिव यही है कि देश में लोगों के बीच समानता हो, ठीक है। बस अंतर इतना है कि जो विधि के समक्ष समता है, विधि की समक्ष समता, ये सबके लिए कानून एक जैसा बनाने का प्रयास करता है। अब जैसे कोई हत्या कर दे तो हत्या अपराध है। अब किसी भी जाति का व्यक्ति हत्या कर दे, जेंडर में कोई भी जेंडर हत्या कर दे, महिला कर दे, पुरुष कर दे, थर्ड जेंडर कर दे, ठीक है, कोई पढ़ने वाली लड़की कर दे, कोई बुजुर्ग कर दे, हत्या तो हत्या है, अपराध है। तो हत्या के लिए जो दंड होना चाहिए वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, इसमें तो भेदभाव नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अगर ट्रैफिक नियम बना हुआ है तो ट्रैफिक नियम सबके लिए जैसा होना चाहिए, किसी भी जाति का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, लंबा हो, चौड़ा हो, मोटा हो, गोरा हो, काला हो, उसका मतलब नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे विषय ऐसे हैं जहां पर कानून एक जैसे ही हैं। जैसे कि ट्रैफिक नियम आपका होगा, ट्रैफिक रूल्स, जैसे कि आपके क्राइम हो गए, अपराध जिसमें सजा होती है, चाहे हत्या का अपराध हो जाए, चाहे अपहरण का हो गया, छिनैती का हो गया, चोरी का हो गया, ठीक है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी अगर हत्या के मामले में फंसते हैं तो सजा उनके लिए भी वही है। हालांकि पद पर रहते हुए उनको सजा नहीं दिया जाएगा, पद से हटा करके उनको सजा दी जाएगी, वही सजा दी जाएगी जो सबके लिए है, ठीक है। तो ये विधि की समक्ष समता जो बात कर रहा है, ये ब्रिटेन से कॉन्सेप्ट लिया गया है। ऐसे मामले में जो कानून होता है ना, कानून वो सबके लिए बराबर होता है, कानून बराबर होता है सबके लिए। ये सबके लिए कानून बराबर बना करके समानता लाने का प्रयास करता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं आप, जैसे कि हत्या के लिए दंड, हत्या के लिए दंड, जैसे कि ट्रैफिक नियम, ट्रैफिक रूल्स और बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये सबके लिए बराबर कर देता है, सबके लिए बराबर। ये ऐसा पार्ट है 14 का कि भैया कुछ ढेर सारे ऐसे मामले जिस बीच में भेदभाव होना ही नहीं है, सबके लिए बराबर करो। हत्या कोई कर रहा सबके लिए बराबर सजा, कुछ नैतिक कर रहा सबके लिए बराबर सजा, कोई हेलमेट नहीं पहना सबके लिए बराबर जुर्माना, कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चला रहा जब बराबर जुर्माना, इसमें भेदभाव है ही नहीं। इसका भी उद्देश्य समानता लाना ही था और अगले का उद्देश्य भी समानता लाना है, बस उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे बात समझिए, किसी क्लास में 25 बच्चे पढ़ते हैं, 25 बच्चों में 5 बच्चे बहुत ही कमज़ोर हैं और 20 बच्चे बहुत ही मजबूत हैं पढ़ाई में। तो क्या जितना आप फोकस 20 बच्चों पर, जो तेज बच्चे हैं उनके ऊपर करते हैं, क्या उतना ही बराबर मात्रा में फोकस करेंगे आप उन 5 बच्चों पर जो कमज़ोर हैं? आप कमज़ोर बच्चों पर थोड़ा सा अधिक ध्यान दे देंगे तो इसको भेदभाव कहना अनुचित होगा। यहाँ पर भेदभाव कर करके समानता लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये ऐसा पार्ट है कि भेदभाव किया जा रहा है, कानून में भेदभाव है, कानून अलग अलग हैं, लेकिन उनका मोटिव असमानता लाना नहीं है, उनका मोटिव है समानता लाना। तो 25 बच्चों में जो कमजोर 5 बच्चे हैं उसके पर अगर थोड़ा सा विशेष ध्यान दे दिया जा रहा है तो वह भी उठ जाएंगे, वह भी अपनी स्थिति में सुधार कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको भेदभाव कहना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए, समाज में महिलाओं की कंडीशन थोड़ी सी अलग है, पुरुषों की कंडीशन थोड़ी सी अलग है। पुरुष अभी घरेलू हिंसा के जो है शिकार नहीं हुए हैं। आमतौर पर अगर आप अमूमन मामला देखिए तो घरेलू हिंसा के शिकार पुरुष नहीं होते हैं, ठीक है। घरेलू हिंसा का मतलब घरेलू प्रताड़ना जो होती है, जैसे कि पति के द्वारा या परिवारजन द्वारा मारना पीटना, इन सब चीज़ों में तो नहीं होते हैं। हालांकि वो पारिवारिक मैटर होता है, व्यक्तिगत मामला कोई बहुत परेशान भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अधिकतम जो मामले आते हैं, जैसे कि दहेज वाला मामला आ गया, कभी पुरुष दहेज के लिए नहीं मारा गया है, महिलाएं ही दहेज के लिए मारी गई हैं। महिलाएं ही अधिकतम मामलों में घरेलू हिंसा के शिकार बनती हैं। तो इसलिए महिलाओं के लिए स्पेशल जो है कानून बना हुआ है, महिलाओं के लिए स्पेशल कानून है। दहेज को लेकर के भी कानून है महिलाओं के लिए ही। तो पुरुष के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि जैसे कानून महिलाओं के लिए वैसे पुरुषों के लिए नहीं है। लेकिन इन सबका मोटिव क्या है? बराबरी लाना ही है, महिलाएं भी पुरुष जैसे कंडीशन में आ जाएं। दूसरी चीज SC/ST एक्ट, जिस तरह का कानून SC/ST एक्ट है, ये केवल SC और ST को सुरक्षा प्रदान करता है। सामान्य वर्ग के लोगों को इस अधिनियम से सुरक्षा नहीं मिलती है। तो सामान्य वर्ग और SC बनाम SC/ST ऐसे कोई भेदभाव कहे कि भेदभाव किया जा रहा है, उनकी स्थिति दुर्बल थी, उनको वास्तव में कुछ लोग सताने वाले हैं, इसलिए उनके लिए ऐसा व्यवस्था कर दिया गया है कि वो भी सबके बराबरी में आ जाएं। अन्यथा भेदभाव करने का कोई यहाँ मोटिव नहीं है। बात समझ में आ रही ना?
तो ये एक ऐसा पार्ट है जो सबके लिए बराबर होता है कानून। ये एक ऐसा पार्ट है जो अमेरिका से लिया गया है, ये बराबर तो नहीं होता है लेकिन बराबर लाने का प्रयास करता है। अब जैसे सामान्य वर्गों के लिए कोई कानून नहीं है SC/ST एक्ट जैसे, हरिजन एक्ट जैसे, लेकिन SC/ST के लिए ऐसा कानून है, स्पेशल उनके लिए कानून है। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन उन सबका मोटिव सबको बराबर करना है। अगर इनको स्पेशल कानून इनके लिए नहीं बना जाएगा तो ये हमेशा झेलते रहेंगे चीज़ों को। कब बराबरी पे आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे बराबरी पे। ठीक है, बात समझ में है ना? तो 14 में आपको इतना सीखना है। ठीक, चलिए अब 15 देखते हैं। पंद्रह में कहा गया है 5 आधार। 5 आधार पर, 5 आधार कौन कौन होगा? धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक मामलों में राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, मूलवंश के आधार पर कभी राज्य जो है, राज्य का मतलब आप सरकार समझ सकते हैं, सरकार भेदभाव नहीं करेगा। सरकारी स्कूल हुआ, हवाई अड्डा हुआ, एयरपोर्ट हो गया, अस्पताल हो गया, इन सब जगहों पर, इन 5 आधारों पर सरकार कभी भेदभाव नहीं करेगी। भेदभाव को यहाँ मना किया गया है। लेकिन ये तो 15 के 1 में कहा गया है, लेकिन 15 के 3 में क्या कहा गया है? कहा गया है कि जो राज्य है, सरकार महिलाओं के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। विशेष प्रावधान कर सकती है, मतलब यहाँ भेदभाव हो सकता है, लेकिन भेदभाव करने का मोटिव यही होगा कि जो है उनकी स्थिति मजबूत करना। अगर महिलाओं की कंडीशन खराब है, उनकी स्थिति कमजोर है, पुरुषों की बराबरी में नहीं है वो, और बच्चों की स्थिति यदि खराब है, कुछ सुधार करने योग्य बातें हैं, तो इसलिए भेदभाव करते हुए इनको बराबरी में लाया जाएगा। तो इसलिए राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। चलिए अब आगे की चीज़ों को देखते हैं। 15(4) जो है आपका, इसके बाद आता है 15(4). 15(4) ये जो है, इसे प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया। 15(4) को इसमें कहा जा रहा है कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर या सामाजिक शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकती है। विशेष प्रावधान कर सकती है मतलब इनडायरेक्टली आप समझ लीजिए कि आरक्षण जैसे आगे देगा, अभी आपको आगे समझ में आएगा, आरक्षण मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो 15(4) में कहा जा रहा है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसे 1951 में जोड़ा गया, और कहा जा रहा है कि ये आधार ध्यान रखिएगा, सामाजिक और शैक्षणिक। तो अगर समाज में कोई तबका पिछड़ा है, कोई कम्युनिटी पिछड़ी है, और शिक्षा में कोई समुदाय समाज पिछड़ा है, तो उसके लिए विशेष प्रावधान सरकार कर सकता है, भले वहाँ भेदभाव ही क्यों न करना पड़े। ठीक है, और आगे चल करके इन्हीं चीज़ों को आधार बनाते हुए आरक्षण दिया गया। 5 93 में संशोधन द्वारा 2005 में इसे जोड़ा गया, और इसमें कहा गया है कि जो राज्य है, राज्य सरकारी शिक्षण संस्थान में, सरकारी शिक्षण संस्थान में, सरकारी या गैर सरकारी, सरकारी या गैर सरकारी, गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में, शिक्षण संस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक है, इतना आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगी चीजें। ठीक, इसके आगे देखिएगा 15 का 6। 15 के 6 में क्या कहा गया है?
15/6 को 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। और इसमें कहा जा रहा है EWS को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो आपका है, EWS आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो आपका है, EWS को 10% शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, नौकरी में नहीं, तो शिक्षण संस्थान में आरक्षण। ठीक है, तो जो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण वाली बात है EWS के लिए वो 15/6 है। तो 15 का 3, 4, 5, 6, 3 में महिला बच्चों के लिए विशेष, महिला तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, 4 में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। 5 में सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग अर्थात SC/ST के लिए शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान। और 15/6 में जो है क्या कहते हैं EWS के लिए शिक्षण संस्थानों में 10% जो है आपका आरक्षण है। अब बात आती है 16 की। ठीक है, अनुच्छेद 16। तो 16 में क्या जा रहा है कि सरकार या राज्य लोक नियोजन के अवसर समान रूप से प्रदान करेगी, समान रूप से प्रदान करेगा। ठीक है, मतलब नौकरी जो निकलती है, सरकारी नौकरी वैकेंसी निकलती है, इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 16 का आधार लोक नियोजन के अवसर में जो है समानता होनी चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जो आपका सरकार है वो 7 आधार पर लोक नियोजन के अवसर में समानता होनी चाहिए। तो 5 आधार आपके अनुच्छेद कौन से हो गए? 15 वाले, 5 आधार 15 वाले, अनुच्छेद 15 वाले, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान। ठीक है, यहाँ 2 आधार और जुड़ जाएगा। ठीक है, 2 आधार और जुड़ जाएगा, एक हो जाएगा वंशक्रम और एक हो जाएगा निवास स्थान। तो कभी बिहार की वैकेंसी निकलती होगी तो उत्तर प्रदेश के बच्चे भी भरते होंगे फॉर्म, उत्तर प्रदेश की वैकेंसी निकलती होगी तो बिहार के बच्चे भी फॉर्म भरते होंगे। ठीक है, MPPCS की वैकेंसी निकलती होगी तो यूपी के बच्चे जाते होंगे, दिल्ली के बच्चे जाते होंगे, हरियाणा के बच्चे जाते होंगे, और UPPCS की वैकेंसी निकलती है तो पूरे देश के बच्चे आते हैं। ठीक है, तो यही है लोक नियोजन के अवसर में समानता, किसी को रोका नहीं जा रहा है। आओ, वहाँ कुछ योग्यता के आधार पर किसी को प्रतिबंधित किया जा सकता है, हालांकि जातिवाद को या जन्म स्थान, मूल वंश इत्यादि को आधार बनाते हुए नहीं रोका जाता है। ठीक है, इतना आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसको बता दें। दूसरा, ठीक है, आपको इसमें याद रखना है कि 16 का जो 4 है वो कह रहा है कि जो राज्य है कुछ पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण देगा। अब जब आरक्षण वाली बात आई, 15/4 में कहा गया था कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, तो वही 16/4 के रूप में आरक्षण के रूप में बात निकल के आई कि विशेष प्रावधान का मतलब आरक्षण। ठीक है, अब बात यहाँ जहाँ आरक्षण की आती है तो एक आयोग बनाया गया जिसका नाम है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था काका कालेकर। ठीक है, काका कालेकर। इसका गठन हुआ था 1952 में, 1952 में से गठन हुआ था। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जो भी उन्होंने बताया रिपोर्ट में, उसको राष्ट्रपति ने अस्वीकार कर दिया। राष्ट्रपति ने इसको अस्वीकार कर दिया, नहीं माना, तो नहीं लागू हुआ। ठीक है, ये आयोग क्यों आया था? ये आयोग इसलिए आया था कि यह बताने के लिए आया था रिपोर्ट के माध्यम से कि आप आरक्षण व्यवस्था को किस तरीके से लागू करिए, आरक्षण का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, देश में ऐसे जो दबे हुए लोग हैं वो कैसे ऊपर आएंगे, किस तरीके का आरक्षण प्रणाली होना चाहिए। इन्होंने बताया कुछ, इनकी बातों को नहीं माना गया। फिर द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बीपी मंडल मतलब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और ये जो गठित हुआ था 1975 में, और इनकी रिपोर्ट को लागू किया गया था 1990 में। और इस समय जो PM थे
तो पीएम थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है भैया। और ये द्वितीय पिछड़ा वर्ग का जो आयोग है, इन्होंने जो रिपोर्ट दी 1975 में, उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। और इन्होंने रिपोर्ट जो दिया था, इन्होंने बताया कि जो आपके पिछड़े वर्ग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग जो आपका है, उनके लिए 27% आरक्षण होना चाहिए। आपके एससी जो हैं, एससी, उनके लिए 15% आरक्षण होना चाहिए। और जो आपके एसटी कैटेगरी है, उसके लिए 7.5% आरक्षण होना चाहिए। ये इन्होंने बताया और इनकी रिपोर्ट को 1990 में लागू कर दिया गया। ठीक है। इसलिए आरक्षण के जनक माने जाते हैं, एक प्रकार समझिए बीपी मंडल। ठीक है। इन्होंने जो रिपोर्ट दिया उनको मान लिया गया और उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह पीएम थे। ठीक है। आशा करते हैं आप सभी को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक, चलिए अब 16(4) के बाद एक अनुच्छेद और जरूरी है। 16(4) के बाद एक अनुच्छेद और जरूरी है, उसको बोलते हैं EWS कैटेगरी। तो 16(6) में जो है कहा गया है, EWS कैटेगरी के लिए नई कैटेगरी बनी हुई है। इसमें सामान्य वर्ग के लोग आते हैं। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कुछ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल हैं, जैसे कि क्षत्रिय, ब्राह्मण या और भी वैश्य टाइप के जो लोग हैं, उनमें जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो इसमें आते हैं। बाकी किसी भी जाति बिरादरी के कमजोर वर्ग इसमें नहीं आएंगे। तो EWS कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। इसे जो है 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 2019 में इसे ऐड कर दिया गया। तो आशा करते हैं इतना समझ में आपको चीज़ें आ गई होंगी। ठीक है। चलिए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे हमें पढ़ना है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या कहा जा रहा है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत ये क्या है? अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? इसको हम बोल सकते हैं छुआछूत। छुआछूत किसे कहते हैं? देखिए बात समझिएगा। अगर किसी व्यक्ति को आप दूर करते हैं अपने से, आर्थिक आधार पर कमजोर है, वो गरीब है और आप भेदभाव कर रहे हैं, तो छुआछूत नहीं है। अगर कोई शैक्षणिक आधार पर योग्य नहीं है, अयोग्य है, मंद बुद्धि का है, उससे आप भेदभाव कर रहे हैं, तो ये छुआछूत नहीं है, हालांकि गलत है, लेकिन ये छुआछूत इसे नहीं बोल सकते हैं। किसी भी अन्य आधार पर आप भेदभाव कर रहे हैं, आपका नजरिया पैसे के आधार पर भेदभाव करना है, पैसे के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, तो ये छुआछूत नहीं, लेकिन भेदभाव है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए कानून नहीं है। लेकिन यदि आप जाति को आधार बनाते हो भेदभाव करेंगे, आप भेदभाव करिए कि ये एससी है, एसटी हैं, ऐसे कोई जाति बता दीजिए। ठीक है। ये निम्न कास्ट का है, इस जाति का है, उस बिरादरी का है, और उसको दूर भगाइए। ठीक है। तो जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे बोलते हैं छुआछूत। ठीक है। छुआछूत होता है। थोड़ी सी एक मिनट। जाति के आधार पर भेदभाव ही छुआछूत है। ठीक है भैया, बात समझ में आई ना? अब इसके लिए किस तरीके से जाति के आधार पर भेदभाव न किया जाए? पहले ज़माने में जाति को बहुत ज़्यादा भेदभाव का आधार माना जाता था। कोई एससी कैटेगरी का आदमी जा रहा है तो कोई कह दिया कि अरे तुम इधर से इस तरह से क्यों जा रहे हो, तुमको देख लेंगे, तुम्हारा दिन खराब हो जाएगा। कुएं से पानी नहीं पीने दे रहा है, नल से पानी पी रहा, डांटने लगा, तुम क्यों इसको छू लिया, छूत हो गया ये। ठीक है। ये सब इस पर मूवी भी बनी हुई देखे होंगे आप लोग। तो कोई कमजोर वर्ग का बच्चा जो है आके पानी पी लिया, खेलते खेलते नल से पानी निकाल के पी लिया, तो लगे जो है जमींदार साहब उसको फटकारने कि क्यों पानी तुम पी लिए, ये हमारा नल था, इसको तुम अछूत कर दिए, इसको तुम गंदा कर दिए। अब ये सब क्या है? यही सब छुआछूत है। ठीक है भैया। इसको खत्म करने के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं। तो कानून एक बना हुआ है हमारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। ये एक एक्ट ये हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। एक अधिनियम ये हो गया। ये अधिनियम किसके लिए है और इनका वर्ष ध्यान रखिएगा। तो ये अधिनियम छुआछूत को खत्म करने के लिए है। दूसरी बात क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति
निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम इसे ही बोलते हैं। इतने को हम बोल सकते हैं SC/ST एक्ट 1989। ठीक है भैया, तो ये आपके 3 अधिनियम बने हुए हैं केवल छुआछूत को खत्म करने के लिए। तो यदि आप छुआछूत करते हैं खुद, या उसको बढ़ावा देते हैं, या किसी को करने के लिए मोटिवेट करते हैं, या धर्म के आधार पर, पौराणिक ग्रंथों के आधार पर, इतिहास के आधार पर, दर्शन के आधार पर आप छुआछूत को सही सिद्ध करते हैं, तो आपको दंड दिया जा सकता है। दंडनीय अपराध है। छुआछूत को आगे बढ़ाना दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता को आगे बढ़ाने वाले के लिए 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक का कारावास की सजा हो सकती है। 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक की कारावास की सजा उसे दी जा सकती है। तो आप छुआछूत को ना बढ़ाइए ना बढ़ने दीजिए। ठीक है भैया, तो ये 3 एक्ट हैं। इन तीनों एक्ट का नाम और इनके ईयर ध्यान रखिएगा, जो कि छुआछूत को खत्म करने के लिए हैं। बातें समझ में आ रही ना? और ये सजा का प्रावधान भी ध्यान रखिएगा कि 17 का उल्लंघन करने पर आपको 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है, कारावास हो सकता है। ठीक, चलिए तो हम बताते हैं आपको 18 के बारे में। 18 जो है वो कहता है उपाधि का अंत। उपाधि का अंत, उपाधि देने से असमानता तो फैलेगा ही, असमानता तो आएगी ही। अब पहले के ज़माने में अंग्रेज जो होते थे वो कहते थे कि लम्बरदार हैं ये, लम्बरदार, जमींदार, चौधरी। तो गांव में एक व्यक्ति को जिसको लम्बरदार कह दिया अंग्रेजों ने, लिखित रूप से लम्बरदार उसका नाम घोषित कर दिया, तो बाकी जनता समझ रही है हम तो किसी काबिल नहीं है, हम कौन हैं, हम भाई कुछ नहीं, किसी काबिल नहीं, वो लम्बरदार तो वो है, उनको अधिकारी करें लम्बरदार, चौधरी करें उनको। तो उस समय अंग्रेज की सरकार होते थे, सरकार, तो संविधान जब बना तो संविधान निर्माताओं ने लिख दिया कि सरकार किसी को लम्बरदार, चौधरी ये सब नहीं बोलेगी। ये उपाधि देने वाला काम नहीं होगा। उपाधि देने वाला काम होगा बाकी जिसको 2, 4, 10, 20, 100 लोगों को दे देगी उपाधि, बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग पुरुष नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनकी कोई गरिमा नहीं है। इसलिए उपाधि का अंत हो गया। तो राज्य जो है उपाधि नहीं देगा, राज्य उपाधि नहीं देगा, उपाधि नहीं देगा। इसके अपवाद हैं 2 क्षेत्र, एक सेना और एक शिक्षा का क्षेत्र। इन मामलों में अगर कोई ख्याति प्राप्त करता है, कोई व्यक्ति है, कुछ अचीव करता है, तो उसको दिया जा सकता है उपाधि। तो सबके लिए छूट है, कोई भी व्यक्ति आए, किसी भी कास्ट का व्यक्ति आए, सेना में जा करके कुछ अच्छा करे, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करे, छूट है, तो जो योग्य रहेगा उसको दिया जाएगा। लेकिन बस 2 ही मामलों में, ठीक है। और 18 का 2 क्या कहता है? 18 का 2 कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो वो विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। मतलब अमेरिका से, चाइना से, इंडोनेशिया से, कहीं से भी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। मतलब इंडिया की सरकार ना दे उपाधि और तुम जाके अमेरिका से लेके चले आओ कोई उपाधि, तो ये सब कोई बात नहीं है, ठीक है। अमेरिका, चाइना, रसिया कहीं से भी कोई उपाधि नहीं लेगा, ठीक है। अवार्ड, पुरस्कार दिया जा सकता है, वो उपाधि नहीं है, ठीक है। उपाधि थोड़ा अलग टाइप की चीज़ होती थी, ठीक। जैसे किसी को विशेष नाम से बुलाना और उस नाम का कोई भौकाल हो जाए उस नाम का। जब किसी के नाम को विशेष नाम से बुलाओ और उसका भौकाल हो जाए तो बाकी सब लोग क्या करेंगे? अपने आप सोचेंगे मैं यार कीड़ा मकोड़ा हूँ यार मैं, तो कीड़ा मकोड़ा बाकी लोग समझने लगेंगे खुद को। इसलिए उपाधि देने वाली बात ही नहीं है। इंडिया की गवर्नमेंट देगी नहीं और बाहर की सरकार दे रही तो लीजिए मत, ठीक है, नहीं ले सकते हैं। तो ये आपके रहे समानता के अधिकार 14 से लेकर के 18 तक। आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दरोगा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू फॉलो करिए, आपको मज़ा आएगा। और आपका ऐसा नोट्स तैयार होगा कि आप पीसीएस प्री भी देंगे तो आपको मज़ा आएगा। जितने भी सवाल आपके पीसीएस प्री में आएंगे, दरोगा तो समझ में आप क्लियर हो ही रहा होगा, दरोगा तो निकल ही जाएगा। पीसीएस प्री भी देंगे तब भी आपके 15 से 16 सवाल जो भी आता है प्री में वो आपका क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो लगे रहिए, ठीक है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।